हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लंबाई में संकुचन, और हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे लंबाई छोटी होती हुई दिखाई देती है। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है इस यूनिट में, वो है काल वृद्धि। काल वृद्धि यानी कि अगर मानो एक निर्देश तंत्र है जो कि चल रहा है किसी वेग v से, उसमें कोई घटना हो रही है, उसमें जो टाइम लगेगा वो एग्जैक्ट टाइम होगा, सही टाइम होगा, क्योंकि मान लो चलती हुई, जैसे कल वाला एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं कि ट्रक में बैठे हुए आदमी किसी छड़ को देख रहा था तो वो उसकी सही लंबाई बताएगा। ऐसे ही अगर कोई चलती हुई ट्रेन है, ट्रक है, बस है, उसमें बैठा हुआ आदमी के सामने कोई दो घटनाएं हो रही हैं, उनके बीच में जो समय है वो सही समय बताएगा, आंखों देखा हाल। और मैं जो रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रुका हुआ निर्देश तंत्र है, उससे मैं उसको देखूंगी तो मेरे को देखना टाइम बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो वही वैसा की वैसा प्रोसेस है, तो करेंगे। काल वृद्धि का तात्पर्य है काल वृद्धि का तात्पर्य है उचित समय अंतराल में वृद्धि होना। उचित समय अंतराल में यानी कि दो घटनाएं और उनके बीच का जो समय का अंतराल है उसमें वृद्धि होना। लॉरेंज रूपांतरण के अनुसार समय का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। समय का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। यानी कि अगर एक रुका हुआ निर्देश तंत्र हो तो उसमें समय अलग होगा और चलते हुए निर्देश तंत्र में समय अलग होगा। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे हम, जबकि ऐसा होता नहीं है पर आइंस्टीन ने बताया था। करेंगे। माना किसी निर्देश तंत्र एस डैश में, पैराग्राफ बदल के लिखना, माना किसी निर्देश तंत्र एस डैश में एक ही नियत स्थिति पर इसका मतलब हमने बताया था जब समय मापेंगे, समय के बारे में जानकारी चाहिए तो स्थिति को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। और जब हमने अभी लंबाई वाला किया था तो स्थितियों की बात की थी तो हमने समय को नियत रखा था। वही यहाँ पे है, एक ही नियत स्थिति पर दो घटनाएं ब्रैकेट में लिखना, जैसे घड़ी की टिक टिक। बताएंगे अभी ये क्या है कि दो घटनाएं एक ही स्थान पर कैसे, और इसका एग्जाम्पल घड़ी की टिक टिक क्यों। घड़ी की टिक टिक के मध्य समय अंतराल टॉ नॉड है। यह निर्देश तंत्र एस डैश
यह निर्देश तंत्र एस डैश इन घटनाओं के लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है। पहले एक बार लिखो इसको, फिर मैं ये बताती हूं कि लिखा क्या है और इससे आगे भी अभी हमें लिखना है। देखो इसमें ये लिखा है कि एस डैश, मैंने जैसे कहा चलता हुआ ट्रक, वो एस डैश निर्देश तंत्र है, उसमें दो घटनाएं हो रही हैं, यानी कि ट्रक में बैठा हुआ आदमी उन घटनाओं को देख रहा है जो कि ट्रक में ही हो रही हैं। ठीक है, ट्रक में, बस में, ट्रेन में। आप सोचोगे मैडम को ट्रक इतना क्यों पसंद है, तो ये वाली घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, तो वही वाली बात चश्मदीद वाली, एस डैश में बैठा हुआ आदमी है, वो उसको सही जानकारी देगा, तो वो क्या है, उसका उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाएगा। अब देखो इसने बोला स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, समय बदलेगा, जैसे घड़ी की टिक टिक। अब एग्जांपल देखो, मान लो सेकंड वाली जो सुई है वो टिक करके यहाँ पे बजी, उसके बाद वो टिक 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 करती हुई एक चक्कर पूरा करेगी, और यहाँ पे फिर जब टिक करेगी इसी जगह पे, तो 1 मिनट हो गया होगा। घड़ी की सुई, वो मिनट की नहीं, सेकंड की सुई जब एक बार चली तो 12:01 सही है। फिर 12:02, फिर दोबारा चली 12:03, ऐसे 12:04, 12:05। देखो टिक टिक वही हो रही है, जगह वही है, समय बदल रहा है ना, वही चीज बता रहे हैं यहां पे। आगे लिखेंगे अब इसके पैराग्राफ बदल के लिखेंगे आगे का। आगे लिखेंगे पैराग्राफ बदल के, माना उपयुक्त निर्देश तंत्र एस डैश में माना उपयुक्त निर्देश तंत्र एस डैश में दो घटनाएं स्थितियां सेम होनी चाहिए। x1 डैश स्थिति पर x1 डैश स्थिति पर t1 डैश व t2 डैश समयों पर प्रेक्षित होती हैं। जैसे भी बताया था ना, 12:01, 12:02, ऐसे स्थिति एक ही है, समय अलग अलग है। तो उचित समय अंतराल, क्योंकि इस निर्देश तंत्र में जो समय अंतराल है वो उचित है, तो उचित समय अंतराल किससे दिखाएंगे, टॉ नॉड से। समय का अंतर कितना, t2 डैश माइनस t1 डैश। समीकरण 1 नोट करो।
डायग्राम बना देते हैं इसका। ये है हमारा उपयुक्त निर्देश तंत्र एस डैश, ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। उपयुक्त निर्देश तंत्र, ठीक है। ये घटना हो रही है, जैसे यहाँ पे घड़ी की टिक टिक मान ली, ये x1 डैश समय पर, ठीक है। ये s डैश निर्देश तंत्र है। ये वाला जो होगा ये होगा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, यानी रुका हुआ निर्देश तंत्र, जिसमें हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके सापेक्ष तो v वेग से चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है, जैसे मान लो वही वाली बात अपन कर रहे हैं, ट्रक में कोई चीज रखी है और मैं हूं, तो हम दोनों तो एक दूसरे के सापेक्ष हिल नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए तो वो लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए तो ये वाला कौन सा निर्देश तंत्र है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, डायग्राम बना लो। आगे लिखेंगे, अब हम बात करेंगे एस निर्देश तंत्र की। पहले इसको बना लो एक बार जरा। हाँ, तो लिखेंगे आगे, माना उपयुक्त नहीं, ये तो हो गया। आगे लिखेंगे, ये घटनाएं, जो कि घटना दोनों एस डैश में हो रही थी वही, ये घटनाएं निर्देश तंत्र एस में ये घटनाएं निर्देश तंत्र S में T1 व T2 समयों पर प्रेक्षित होती हैं, क्योंकि स्थिति नहीं बदलेगी, समय बदलेगा। T1 व T2 समयों पर प्रेक्षित होती हैं, अतः प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से, ये क्यों किया है हमने? बताया था कि हमें यहां से T1 T2 के मान निकालने हैं, इसीलिए T1 हो जाएगा, देखो प्रतिलोमी में होता है T इज इक्वल्स टू T डैश प्लस V एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे T1 है तो T1 डैश और ये Vx1 डैश। ऐसे ही T2 निकालेंगे तो गामा T2 डैश प्लस Vx2 डैश अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण है ये 2। लिखो, फिर चूंकि एस डैश में घटनाएं समस्थिति पर हैं, अर्थात बताया था समय बदल रहा था, स्थितियां नहीं बदल रही थी,
यानी x1 डैश और x2 डैश तो बराबर हैं, दोनों घटनाएं x1 डैश पर ही हो रही थी। तो क्या लिखेंगे, तो समीकरण 2 से क्या होगा, x1 डैश से तो x1 डैश रखेंगे, x2 डैश की जगह भी x1 डैश रख देंगे। t1 की वैल्यू गामा t1 डैश प्लस v x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर और t2 की वैल्यू गामा t2 डैश प्लस v x2 डैश अपॉन x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 x1 बराबर है x1 डैश इक्वेशन 3। t2 इक्वल्स टू गामा t2 डैश प्लस v x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर। नोट करो इसको। हमें निकालना है इस रुके हुए निर्देश तंत्र में समय अंतराल कितना होगा। यही निकालना है ना, तो करते हैं। नोट करो यहां तक। ये ऊपर का मिटा देती हूं। अतः एस निर्देश तंत्र में समय अंतराल, अतः एस निर्देश तंत्र में समयांतराल टॉ से दिखाएंगे t2 माइनस t1। ये S में है समय अंतराल t2 माइनस t1। t2 और t1 का मान रखेंगे, वैल्यू रखो गामा माइनस ये अलग अलग है, गामा कॉमन, यहाँ बचा t2 डैश, यहाँ बचा t1 डैश, ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ आ गया। समीकरण 1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी, उचित समय अंतराल टॉ नोड, टॉ का मान आ गया गामा टॉ नोड। नीचे का मिटा देती हूँ। गामा का मान क्या होता है, √1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। काल वृद्धि कैसे हुई, अब देखो। जैसे मान लो अपन ने कहा 1 में से कुछ घट रहा है, जैसे कि मैंने मान लो लिखा एक तो 1 अपॉन 1 में से कुछ घट रहा है, जैसे मैंने लिखा 10 अपॉन 1, तो इसका आंसर आ रहा है 10। अगर मैंने लिखा 10 अपॉन 1 में से कुछ घटा हुआ, यानी मैं मान लो 0.8 लिख देती हूँ, तो सॉल्व करोगे इसको तो 100 अपॉन 8 सॉल्व किया 12.5 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि पहले 10 था अब 12, यानी कि जब हर एक से कम हुआ तो आंसर बढ़ गया। यहाँ पे एक में से कुछ घट रहा है, हर का मान एक से कम होगा, जब ये कम होगा मतलब जैसे ये कम हुआ था तो आंसर ज्यादा आया था, तो ये चीज ज्यादा आएगी, यानी कि टॉ का मान टॉ नॉट से कुछ बढ़ा हुआ आएगा, अतः काल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, यहाँ पे नोट करो इसको। ये साइड में जो 10 वाला हिस्सा है ना, ये समझाने के लिए था, सिर्फ आपको नोट मत करना इसको। अब हम लोग देखेंगे, बताया था कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने कहा था सिर्फ लंबाई में, काल में, इन्हीं में चेंज नहीं आएगा बल्कि द्रव्यमान में भी परिवर्तन आता है। यानी कि अगर एक इंसान रुका हुआ हो, यानी उसका
विराम द्रव्यमान है वो मान लो 50 किलो है और वो किसी चलती हुई बस में ट्रेन में बैठा है तो उसका द्रव्यमान बदलेगा। तो द्रव्यमान में किस तरह से बदलाव आएगा वो देखेंगे। टॉपिक डालेंगे द्रव्यमान की आपेक्षिकता यानी द्रव्यमान में वेग के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, जो समझाया ना भी द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है वही लिखेंगे। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। किसी पिंड का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ने से पिंड के द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। और पिछली क्लास में मैंने शायद बताया भी था, नहीं बताया तो बता देंगे। वेग बढ़ने से क्योंकि कई बार हिंदी इंग्लिश की क्लास मिक्स हो जाती है, हिंदी में बता दिया कि नहीं बताया पता नहीं रहता, इंग्लिश में बता दिया हो और तुम्हें बोल रही हो कि नहीं बताया, तो तुम भाई अभी एकदम उग्र हो जाओ, नहीं मैडम नहीं बताया। अपनी लाइन बोल कैसे दी कि मैंने समझा दिया, तो बता दूंगी दोबारा। वेग बढ़ने से पिंड के द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। ये चीज अभी आप देखना, फॉर्मूला देखेंगे ना जब निकलेगा तो पता चलेगा कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अब इसके डायग्राम बनाएंगे पहले अपन लोग, फिर उसके बाद आगे का लिखेंगे। इसको समझने के लिए अपन दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक निर्देश तंत्र लेते हैं S, ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। O X Y Z। इसमें माना दो कण हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। एक का मास है यानी द्रव्यमान है m1, वो u1 वेग से आगे जा रहा है। दूसरे का मास है m2, ये u2 वेग से आगे जा रहा है। ये काम इनका टक्कर से पहले है, इनकी टक्कर नहीं हुई, उससे पहले, टक्कर से पूर्व, ठीक है। फिर आता है टक्कर के बाद। ये दोनों जैसे ही इसने टक्कर करी दोनों मिल गए, इनका जो मिला हुआ द्रव्यमान हो गया वो हो गया m1 प्लस m2, और दोनों मिलकर किसी अलग ही वेग v से आगे गति करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। अब अपन बनाते हैं एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश। इसमें एक पिंड है, इसका मास भी m है द्रव्यमान, और इसका भी m द्रव्यमान है। ये u डैश वेग से इधर जा रहा है, ये इसके विपरीत दिशा में u डैश वेग से इधर जा रहा है। दोनों का वेग समान है पर विपरीत दिशा में है। टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद दोनों का जो द्रव्यमान है वो तो मिल जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा।
इसका मास मैं मान लेती हूँ m डैश और इसका भी m डैश मान लेती हूँ, इसका वेग u डैश है, इसका वेग विपरीत दिशा में देखा जाए तो माइनस u डैश है। दोनों मिलते हैं, टक्कर करेंगे तो इनका जो बड़ा द्रव्यमान बन जाएगा कितना 2m डैश, और वेग इनका 0 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जितना ये वेग से आ रहा है उतना ये वेग से आ रहा है, टक्कर हुई, रुक गया। ये वाला कब है? टक्कर से पूर्व। ये है टक्कर के बाद। डन। ये डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम के बारे में ही हमें लिखना है कि माना एक ऐसा निर्देश तंत्र है, इसमें दो द्रव्यमान है m1 व m2 जिनके वेग u1 व u2 हैं। टक्कर से पहले, टक्कर के बाद दोनों मिलते हैं और m1 प्लस m2 जो द्रव्यमान है वो v वेग से गति करने लग जाता है। ऐसे ही s डैश के बारे में लिख देंगे हम लोग। तो डायग्राम के बारे में लिख देते हैं पहले सारा। हाँ, तो लिखेंगे माना S डैश निर्देश तंत्र, माना S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये तो अपन को पता ही है, एक रुका हुआ लेना है और एक चलता हुआ लेना है। माना S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्लस x दिशा में नियत वेग v से प्लस x दिशा में नियत वेग v से गति कर रहा है। निर्देश तंत्र S डैश में माना निर्देश तंत्र S डैश में माना m डैश द्रव्यमान के दो पिंड m डैश द्रव्यमान के दो पिंड u डैश तथा माइनस u डैश वेगों से u डैश तथा माइनस u डैश वेगों से x अक्ष के अनुदिश गति करते हुए x अक्ष के अनुदिश, क्योंकि x अक्षी तो था, चाहे आप इधर मान लो चाहे आप इधर मान लो, है तो x अक्षी, चाहे ये प्लस दिशा या माइनस पर है तो x अक्षी। एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। x अक्ष के अनुदिश गति करते हुए टक्कर करते हैं गति करते हुए टक्कर करते हैं। टक्कर के बाद दोनों पिंड जुड़कर, डायग्राम में बनवाया था मैंने ये ना, टक्कर के बाद दोनों पिंड जुड़कर m डैश टू m डैश जुड़कर
2m डैश द्रव्यमान का एक पिंड बनाते हैं। 2m डैश द्रव्यमान का एक पिंड बनाते हैं। यही किया था, नोट करो। फिर इसमें टक्कर है तो संवेग, हर टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता है, ये तो हमें पता है जहां हमने टक्कर वाला टॉपिक पढ़ा हो तो 11th क्लास में। प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, इन सब के बारे में तो संवेग तो सभी में संरक्षित रहता है। तो लिखेंगे, पहले नोट कर लो इसको। आगे लिखते हैं, तो लिखेंगे एस डैश में संवेग संरक्षण के नियम से। तो एस डैश में संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा? टक्कर से पूर्व संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद संवेग। टक्कर से पूर्व संवेग यानी कि m डैश का u डैश माइनस उसका उल्टी दिशा में था m डैश u डैश। यहां टक्कर के बाद संवेग 2m डैश बन गया था, मान लिया टक्कर के बाद वेग है इसका v डैश। ये दोनों क्या हो गए? 0 बराबर 2m डैश v डैश। द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता, 2m डैश है, तो यहां से क्या पता चला? v डैश 0, यानी कि s डैश निर्देश तंत्र में m डैश और m डैश से मिलके जो एक नया पिंड बना है 2m डैश द्रव्यमान का, वो रुक जाएगा, यानी उसका वेग 0 रहेगा। और हमने डायग्राम बनाया था तो बनाया भी था v डैश बराबर 0। तो लिखेंगे अतः टक्कर के बाद, अतः टक्कर के बाद 2m डैश द्रव्यमान का पिंड डैश द्रव्यमान का पिंड s डैश निर्देश तंत्र में स्थिर प्रतीत होगा। s डैश निर्देश तंत्र में स्थिर प्रतीत होगा। v डैश क्योंकि 0 है, वेग क्या है? 0 है। वेग 0 होने का मतलब चल नहीं रहा है, यानी वो कैसा प्रतीत होगा? स्थिर प्रतीत होगा। अभी ये यूनिट मतलब ये टॉपिक जो है हमारा द्रव्यमान की आपेक्षिकता, जहां पर द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता का जो फॉर्मूला निकलेगा वो अभी आया नहीं है। अभी तो समझ लो डेरिवेशन 1/4 हुआ है, 1/4 हुआ है, 3/4 अभी बच रहा है। तो इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने यहाँ तक सिर्फ टक्करों के बारे में देख लिया कि अंत में जो 2m डैश द्रव्यमान का जो पिंड था, कण था, वो रुका रहेगा। अब इससे आगे का जो प्रोसेस है या आगे का डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।